नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, कितनी प्रकार का होता है, एकल रेखा छिद्र से प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश की तरंगें किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ती है तो उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कि कोई अवरोधक होता है या कोई द्वारक होता है तो उसके किनारों से प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश के मार्ग में यदि कोई हम अवरोधक रख दें, अपारदर्शी वस्तु रख दें, तो उस अपारदर्शी वस्तु के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, या हम कह सकते हैं कोई द्वारक, द्वारक का मतलब होता है छिद्र, कि उस छिद्र के किनारों से प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो मैं अब यहां पर प्रकाश के विवर्तन को पुट कर रहा हूं कि क्या डेफिनेशन है प्रकाश के विवर्तन की। तो प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना, प्रकाश का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है दोस्तों। विवर्तन के लिए एक आवश्यक कंडीशन है कि प्रकाश का विवर्तन कब होगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि अवरोधक कह सकते हैं, या अवरोधक के स्थान पर द्वारक भी हो सकता है, का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, उसी कोटि का होना चाहिए, लगभग उसी के समान होना चाहिए दोस्तों। यदि हम यहां पर बात करें, जैसे ये हमारे पास में कोई द्वारक है और इस द्वारक का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफी ज्यादा है, तो जो प्रकाश की तरंगें हैं जिस प्रकार से आपतित होगी उसी दिशा में ही सीधी संचरित हो जाएगी, बिना विचलित हुए प्राप्त होती है। ये हमारे पास में यहां पर हमने आप लोगों के सामने रखा है, ये कोई छिद्र है, द्वारक है। ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है दोस्तों वो है द्वारक, एक छिद्र है। तो यहां पर जब द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफी ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। एक कंडीशन हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, यदि हम इस द्वारक का आकार घटा दें, कम कर दें, तो इस पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो थोड़ी सी विचलित होगी। जब एक का मान थोड़ा सा लैम्बडा से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की किरणें होती है वो इस तरीके से या तो सीधे ही निकल जाएगी और कुछ स्थितियों में ये थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से ये अपने पथ से थोड़ी सी मुड़ सकती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रकाश के विवर्तन की कंडीशन क्या है कि जब अवरोधक का आकार, ये हमारे पास में प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें इस द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, लगभग समान है, तो यहां से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश इस तरीके से उत्सर्जित होगा, चारों ओर मुड़ जाएगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और ये जो कंडीशन है वही है प्रकाश के विवर्तन की स्थिति, प्रकाश के
अपने अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ने वाली कंडीशन, जिसको हम प्रकाश का विवर्तन कह रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन कितनी प्रकार से होता है, या इससे ये वाली कंडीशन कब होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब किसी छिद्र पर प्रकाश आपतित होता है तो आपने देखा होगा कि उस छिद्र से निकलने वाला जो प्रकाश है वो एक बड़ा चमकीला धब्बे का निर्माण करता है। या हम प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी सी वस्तु रख दें तो उसकी छाया नहीं बनती, क्योंकि प्रकाश उसके छाया क्षेत्र में चला जाता है और तत्पश्चात उसकी छाया नहीं बन पाती है। हमारे दैनिक जीवन में ये एग्जाम्पल हम बहुत बार देख भी चुके हैं दोस्तों। अब हमें बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन के प्रकार। प्रकाश के विवर्तन के प्रकार। प्रकाश का जो विवर्तन है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं कि ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत, द्वारक, प्रकाश स्रोत और पर्दे की द्वारक से दूरी सीमित हो, लिमिट की दूरी हो, निश्चित दूरी हो, परिमित दूरी हो, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो जब जो अवरोधक या द्वारक होता है उसकी दूरी प्रकाश स्रोत या पर्दे से सीमित होती है, परिमित होती है, तो उस विवर्तन की घटना को हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है इसकी डेफिनेशन कि ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत व पर्दे की द्वारक या अवरोधक से परिमित दूरी हो, निश्चित दूरी हो, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं दोस्तों। फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। उस विवर्तन को क्या कहेंगे? फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है दोस्तों। सेकंड जो प्रकार होता है विवर्तन का वो है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर क्या होगा? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की जो अवरोधक और द्वारक से दूरी होती है वो यदि अनंत होती है तो उस विवर्तन को हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत की पर्दे से दूरी, प्रकाश स्रोत की अवरोधक या द्वारक से दूरी, प्रकाश स्रोत की अवरोधक या द्वारक से दूरी बहुत ज्यादा हो, अनंत हो, दूरी अनंत हो, तो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से आप लोगों को स्पष्ट करता हूं, समझाता हूं कि जैसे हमने देखा है कि जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश के मार्ग में यदि हम कोई पेन, कोई छड़ रख दें तो उसकी जो छाया है, जैसे यदि हम धरातल के बिल्कुल पास में रखेंगे तो उसकी छाया एकदम स्पष्ट बनेगी। जैसे ही हम पेन को ऊपर ले जाएंगे, छड़ को ऊपर ले जाएंगे, या आप सुई लीजिए, सुई की छाया बनती है, पर जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे उस सुई को तो उसकी छाया नहीं बनेगी। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे ये कोई वस्तु है, प्रकाश यहां से आ रहा है तो इसके सीधा जाना चाहिए, बट यहां पर ये इसके किनारों से मुड़ जाता है। मुड़ने के पश्चात इसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। छाया क्षेत्र प्रवेश करने के पश्चात इसकी छाया नहीं बनती। ये प्रकाश के विवर्तन की वजह से ही होता है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप किसी द्वारक, जैसे ये कोई छेद है और इस छेद से प्रकाश का आगमन होता है, प्रवेश करता है, तो इस द्वारक जितना ही दीवार पर प्रकाश का धब्बा बनना चाहिए, लेकिन जो प्रकाश का धब्बा है वो इस द्वारक की तुलना में काफी बड़ा बनता है। बड़ा बनने के पीछे रीजन यही है कि प्रकाश सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसके किनारों से मुड़कर फैल जाता है।
छिद्र के आकार से प्रकाश का जो धब्बा है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, आकार उसका बड़ा होता है दोस्तों। तो ये जो सब घटनाएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते आए हैं और ये सभी घटनाएं प्रकाश के विवर्तन की वजह से घटित होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर प्रकाश के विवर्तन के प्रकार के पश्चात एकल रेखा छिद्र या एकल झिरी के कारण से प्रकाश का विवर्तन। दोस्तों अब हम एकल रेखा छिद्र या एकल झिरी के कारण से प्रकाश का विवर्तन यहां पर देखेंगे। हम प्रकाश के विवर्तन को समझने के लिए यहां पर एकल रेखा छिद्र लेंगे और उसे एकल रेखा छिद्र से प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से होता है वो यहां पर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेंगे और उस एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर हम एक उत्तल लेंस रखेंगे जिससे समांतर प्रकाश की किरणें हमें प्राप्त होगी और उन समांतर प्रकाश किरणों को हम उस द्वारक पर आपतित करवा देंगे। तो उस द्वारक के किनारों से प्रकाश का जब विवर्तन होता है तो उसको हम यहां पर देखेंगे। कब तो जो फ्रिंज हैं, पर्दा है, उसके ऊपर काली फ्रिंज बनती है, कब चमकीली फ्रिंज बनती है, उसके लिए जो आवश्यक कंडीशंस है वो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इसका डायग्राम क्या है। हम ले रहे हैं सर्वप्रथम एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य है वो एक समान है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं हो रही, एक ही रंग का प्रकाश इससे उत्सर्जित होता है। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, सभी संभव दिशाओं में चारों ओर प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां से चलने वाला जो प्रकाश है उसको समांतर प्रकाश किरणों में कन्वर्ट करने के लिए हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस पर ये कोई प्रकाश की किरणें आकर आपतित हो रही है। ये हमने 3 प्रकाश की किरणें यहां पर दिखाई है। ये जो तीनों प्रकाश की किरणें हैं इसके ठीक थोड़ी दूरी के पश्चात हम यहां पर लेंगे दोस्तों एक द्वारक, और वो जो द्वारक है उसको हमने ए सी से दिखाना है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है और ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो इस द्वारक का आकार जिसको हमने स्मॉल ए से लिखा है। तो ये यहां से यहां तक ये द्वारक है दोस्तों। ये क्या है? द्वारक है। अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर होने के पीछे देखिए दोस्तों रीजन क्या है कि जो प्रकाश स्रोत है वो इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। इस उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु है वो यहां पर है। यहां पर हम कह देते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। ये हमारे पास में है यहां पर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिससे हम समांतर प्रकाश की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी ही जाएगी और यहां पर लगा हुआ है एक पर्दा। यहां क्या मौजूद है दोस्तों? एक पर्दा मौजूद है। बट यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से कुछ एंगल पर घूम जाती है और घूमने के पश्चात वो एक बिंदु P पर मिलती है। यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इस बिंदु P पर जाकर मिलती है। दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या है कि इस द्वारक जो ऐसी द्वारक है हमारे पास में, यहां से प्रकाश तरंगागर के रूप में संचरित होगा और तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। और द्वितीयक तरंगिकाएं का मतलब है कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है और वहां से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और जब वो द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो हमें पर्दे पर काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती, काले और चमकीले धब्बे प्राप्त होंगे जिनको हम फ्रिंजें कह रहे हैं। और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में मिलती है तो बिंदु P पर
कोई फ्रिंज का निर्माण होता है। यहां से इसका जो मध्य बिंदु है दोस्तों, यदि मैं इसको डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला दूं, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। इस बिंदु को हमने दोस्तों नाम क्या दे दिया? O। यहां पर जो हमने बात बताई वो एकदम क्लियर कर लेंगे कि यहां से जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। फिर जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा, और वहां से जो प्रकाश की तरंगें निकलेगी, नए प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकलेगी, उस तरंगों को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से यहां पर हमें फ्रिंज प्राप्त होगी, प्रकाश का विवर्तन होता है। मतलब अपने पथ से यहां से सीधे जाना चाहिए था प्रकाश, लेकिन ये इधर मुड़ गया, यहां तक भी पहुंच रहा है। तो उसके पीछे रीजन है कि जो तरंगाग्र है दोस्तों, तरंगाग्र यहां से इस तरीके से चलता है तरंगाग्र, और इसका जो प्रत्येक बिंदु होता है, जैसे ये कोई तरंगाग्र है तो इसका प्रत्येक बिंदु भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। इधर भी इससे प्रकाश की किरणें जाएगी, इधर भी जाएगी, इससे भी इधर इस चारों ओर चली जाएगी। तो ये जब तरंगे आपस में मिलती है, ये वाली इसकी मिलती है, यहां से जब आपस में मिलेगी तो इस बिंदु P पर हमें दीप्त या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी दोस्तों। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्रकाश के विवर्तन की घटना घटित होती है, और इस डायग्राम में भी जो प्रकाश की तरंगें बिंदु P पर फ्रिंज का निर्माण करती है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से ही प्राप्त होता है। अब हम वापस लौटते हैं कि बिंदु A से चलने वाली जो प्रकाश की किरण बिंदु P पर पहुंच रही है, और बिंदु C से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो भी बिंदु P पर पहुंच रही है। दोनों के पथों में अंतर, A से लेकर C तक की जो लेंथ है वो हमने A कंसीडर की है विद्यार्थियों। A से C तक की जो दूरी है वो है द्वारक का आकार AC, जो कि A हमने लिया है। इन दोनों प्रकाश किरणों के पथों की लंबाई में अंतर ज्ञात करने के लिए A से इसके ऊपर हम लंब डाल देंगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें पता है, इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लें। इस बिंदु को मैं नाम देता हूं P। यहां से हमने ये एंगल ले लिया 90 डिग्री, लंब हमने यहां से डाल दिया है। तो ये जो C से लेकर M तक की दूरी है वो है A से चलने वाली तथा C से चलने वाली प्रकाश तरंगों में पथांतर। A और C से चलने वाली प्रकाश तरंगों में पथों की लंबाई में जो अंतर है वो है cm। कितना है दोस्तों? cm प्रकाश तरंगों में पथांतर के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि बिंदु A व C से चलने वाली प्रकाश तरंगों में पथांतर। तो जो पथांतर है दोस्तों, पथों की लंबाई में अंतर है, वो यहां पर है cm के बराबर। किसके इक्वल है दोस्तों? cm के बराबर। आप इसको एक बार देख लेंगे, जब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण का जब इस पर हम लंब डालेंगे तो ये हमारे पास में दोनों की पथों की लंबाई में अंतर प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम पथांतर कह रहे हैं दोस्तों। तो cm के इक्वल होगा। अब यहां से इस ट्राइंगल की सहायता से हम इस cm की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जबकि इस ट्राइंगल के अंदर हमें कर्ण पता है। हमें फाइंड आउट करना है इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो हम एक त्रिकोणमितीय फलन सूत्र साइन थीटा अप्लाई कर देंगे। चित्र में त्रिभुज है हमारे पास में ACM से हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहां पर आप देखेंगे लंब हमारे पास में है cm और कर्ण यहां पर है AC। कर्ण यहां पर कितना है दोस्तों? AC। हमें वैल्यू चाहिए cm की, तो AC साइन थीटा हमारे पास में निकलेगा, और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों? A। तो cm जिसे हम पथांतर कह रहे हैं, A साइन थीटा हमारे पास में आ गए। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया है दोस्तों पथांतर। क्या आ चुका है? पथांतर आ चुका है। अब हमारे इस वीडियो में इस टॉपिक को समझने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं अब आएगी। क्या है? यहां तक तो पथांतर आ चुका है दोस्तों। अब A और C से चलने वाली तरंगों के मध्य जो पथांतर है, यदि हम ये मानकर चलें कि पथांतर लैम्बडा है, लैम्बडा के पदों में यदि हम पथांतर को लेकर चलेंगे तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेंगे? देखिए दोस्तों, सुनेंगे।
कि माना, हमने मान लिया, माना ए व सी से चलने वाली, ए व सी से चलने वाली प्रकाश तरंगों में, प्रकाश तरंगों में फतांतर, पथों की लंबाई में अंतर लैम्बडा है। कितना है दोस्तों फतांतर? लैम्बडा है। अब देखना, इस लैम्बडा को हम लैम्बडा बाई 2 दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसे लैम्बडा बाई 2 व लैम्बडा बाई 2 के दो भागों से बना मान सकते हैं, से बना मान सकते हैं। अब देखना दोस्तों, समझना दोस्तों क्या है कि यहां से लेकर यहां तक लैम्बडा का फतांतर है ए से लेकर सी तक, तो यहां से लेकर यहां तक इस बिंदु के बीच में फतांतर हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 का। इस बिंदु के बीच में भी लैम्बडा बाई 2 का। इसका प्रत्येक लैम्बडा बाई 2 दूरी के पश्चात यहां पर भी बिंदु आएगा, तो इन दो बिंदुओं के बीच में लैम्बडा बाई 2 का है। प्रत्येक दो बिंदु आप लेंगे उनके बीच में लैम्बडा बाई 2 का, जैसे ये लैम्बडा बाई 2 का है तो इस बिंदु पर भी है, इस बिंदु पर भी है, इस बिंदु पर भी है, ये अगले वाले बिंदुओं के ऊपर लैम्बडा बाई 2 का फतांतर आता चला जाएगा। तो जब प्रकाश तरंगों के मध्य लैम्बडा बाई 2 का फतांतर होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण की घटना से काली फ्रिंज का निर्माण होगा, और ये जो फ्रिंज बनती है इसको हम विवर्तन फ्रिंज कहेंगे दोस्तों। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, एक दूसरे की विपरीत कला में मिलती है, तो वो विनाशी व्यतिकरण वहां पर होता है। और उस कंडीशन में यदि फतांतर जब लैम्बडा बाई 2 का होता है, वैसे तो दोस्तों प्रकाश तरंगों के मध्य द्वारक के किनारों से चलने वाली प्रकाश की जो तरंगे हैं उनके मध्य जो फतांतर है वो लैम्बडा का है, बट उस लैम्बडा को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2। और जब लैम्बडा बाई 2 का फतांतर होता है तो वहां पर काली फ्रिंज का निर्माण होगा। कौन सी फ्रिंज बनेगी? काली फ्रिंज। तो दोस्तों जब लैम्बडा का फतांतर होता है तो काली फ्रिंज बनेगी, क्योंकि दोनों भागों के अध्यारोपण से, दोनों भाग के जो अध्यारोपण होगा तो वो विनाशी व्यतिकरण विपरीत कला में अध्यारोपित होंगे और तत्पश्चात काली फ्रिंज का निर्माण होगा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि दोनों भागों की किरणें, दोनों भागों की प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तथा काली फ्रिंज का निर्माण होता है। काली फ्रिंज का निर्माण होता है, काली फ्रिंज का निर्माण होता है, काली फ्रिंज बनेगी दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब ए और सी के बीच में लैम्बडा का फतांतर होता है तो काली फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज का निर्माण होगा दोस्तों? काली फ्रिंज। यदि इसका मतलब यह हो गया कि जब सीएम की वैल्यू लैम्बडा है तो आपके पास में काली फ्रिंज बनेगी। तो काली फ्रिंज की जो कंडीशन है दोस्तों क्या आ गई है? काली फ्रिंज के लिए, काली फ्रिंज के लिए क्या आ गया आपके पास में? कंडीशन आ गई है जब ए साइन थीटा जो कि फतांतर होता है, यदि ये लैम्बडा है, कितना है दोस्तों? लैम्बडा, तब काली फ्रिंज बनेगी। और यदि यहां पर 2 लैम्बडा है तो वो लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 चार भागों में टूट जाएगा तो भी काली फ्रिंज बनेगी। और यदि यहां पर 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा है तो वो लैम्बडा बाई 2 के टुकड़ों में टूटता चला जाएगा, और सब प्रत्येक लैम्बडा बाई 2 के टुकड़ों के मध्य वो विपरीत कला में होंगे और काली फ्रिंजें बनती चली जाएगी। तो काली फ्रिंज के लिए आवश्यक शर्त ये हो गई कि ए साइन थीटा है वो एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। मैं यहां से अब इसके वाली राशि को हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, और इसको मिटाने के पश्चात आप लोगों को हम जो काली फ्रिंज है उसकी जो शर्त है वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि जो ए साइन थीटा है, जब सीएम का मान लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो काली फ्रिंज बनेगी।
काली फ्रिंज का निर्माण होता है दोस्तों, होगा। दोस्तों हमारे पास में काली फ्रिंज के लिए आवश्यक कंडीशन आ चुकी है कि जब पदांतर n लैम्बडा होता है तब काली फ्रिंज का निर्माण होगा। इस पर्दे के ऊपर काली फ्रिंज बनेगी, काला धब्बा दिखाई पड़ेगा। अब हम चमकीली फ्रिंजों के लिए कंडीशन देखते हैं कि जब फतांतर कितना हो दोस्तों, पथ की लंबाई में अंतर फतांतर लैम्बडा हो या लैम्बडा बाई 2 हो, 3 लैम्बडा बाई 2 हो, 5 लैम्बडा बाई 2 हो, मतलब लैम्बडा बाई 2 के विषम गुणज अर्ध विषम गुणज के बराबर होता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर भी इनको भी हम लैम्बडा बाई, ये लैम्बडा बाई 2 है वो दूसरे लैम्बडा बाई 2 से कैंसिल नहीं होगा। तत्पश्चात जो पर्दा है उस पर चमकीली फ्रिंज का निर्माण होगा। यहां पर 3 लैम्बडा बाई 2 है वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2। इसमें से 2 टुकड़े एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर भी एक भाग बच जाएगा लैम्बडा बाई 2 का, वो इस पर्दे के ऊपर चमकीली फ्रिंज का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी चमकीली फ्रिंज का निर्माण होता है, यहां पर भी चमकीली फ्रिंज का निर्माण होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी काली फ्रिंज नहीं बनती। इसमें कुछ हिस्सा उसका काली फ्रिंज में चला जाता है, उसकी तीव्रता उतनी नहीं रहेगी। यहां पर भी जो लैम्बडा बाई 2 है वो 5 भागों में टूट जाएगा, उसमें से 4 भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक भाग बचेगा। तो कैंसिल होने वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा होता है और शेष बचने वाला जो हिस्सा है वो कम होता है दोस्तों। तो यहां पर जो चमकीली फ्रिंज है, तो चमकीली फ्रिंज तभी बनेगी जब पथांतर की वैल्यू लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 के पदों में हो। तो आपके पास में यहां से क्या निकल कर आएगा, चमकीली फ्रिंज के लिए तो चमकीली फ्रिंज के लिए दोस्तों कंडीशन क्या आ गई आपके पास में, ए साइन थीटा है वो होना चाहिए, मतलब लैम्बडा बाई 2 इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस तरीके से पुट कर देते हैं 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो सकता है। ये चमकीली फ्रिंजों के लिए कंडीशन आ गई है व्यतिकरण में। तो व्यतिकरण और विवर्तन में कंडीशन आ गई है, व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस होता है। व्यतिकरण के अंदर तो ये जब पथांतर n लैम्बडा होता है तब चमकीली फ्रिंजें बनती है, और जब 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 पथांतर होता है तब काली फ्रिंजें बनती है। तो उसका ठीक अपोजिट होता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करें कि यदि थीटा अति अल्प है, थीटा क्या है, अति अल्प है, छोटा है, तो साइन थीटा को हम लगभग थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है। जब इसको हम थीटा लिख देंगे तो हमारे पास में काली फ्रिंजों के लिए, हमारे पास में काली फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा, काली फ्रिंज के लिए जो हमारे पास में सूत्र था, फॉर्मूला था, ये था, ये आ जाएगा ए थीटा बराबर n लैम्बडा। ये हमारे पास में आ गया थीटा बराबर n लैम्बडा अपॉन में a, और इस थीटा को हम कहते हैं कोणीय चौड़ाई। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोणीय चौड़ाई इसको कहा जाता है कि कहां से लेकर कितने एंगल से कितने एंगल पर काली फ्रिंज बन रही है। कि यहां से ये एंगल थीटा, तो इस एंगल को भी हम थीटा मान सकते हैं कि यहां से थीटा एंगल पर काली फ्रिंज बनेगी। तो पहली जो काली फ्रिंज बनती है वो लैम्बडा बाई 2 एंगल पर, दूसरी फ्रिंज 2 लैम्बडा बाई a एंगल पर, इसी तरीके से 3 लैम्बडा बाई a एंगल पर ये बनती चली जाएगी। ये तो काली फ्रिंज के लिए थी। इसी प्रकार से यदि हम चमकीली फ्रिंज की बात करें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, चमकीली फ्रिंज के लिए हमारे पास में आ जाएगा यहां से ए थीटा बराबर दिस। तो ए थीटा बराबर हमारे पास में आ गया 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। यहां से थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ गया है, यदि हम n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो हमारे पास में आता चला जाएगा लैम्बडा बाई 2a, 2 लैम्बडा बाई 2a,
फिर 3 लैम्बडा बाई 2a, इस तरीके से हमारे पास में थीटा का मान आता चला जाएगा। थीटा का मान इस तरीके से प्राप्त होता चला जाएगा। तो इसको हम थीटा को कहते हैं कोणीय चौड़ाई। इसका मतलब है कि यहां से कितने कोण के ऊपर फ्रिंज हमें मिलती है, प्राप्त होती है। दोस्तों अब थोड़ा सा हम आप लोगों को और समझाते हैं काली फ्रिंज और चमकीली फ्रिंज किस तरीके से बनेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई की, कि फ्रिंज किस चौड़ाई में बनती है। ये हमारे पास में बिंदु P, ये बिंदु O। इस पर हमें इस तरीके से मैंने दिखाया है। चमकीली फ्रिंज को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। दोस्तों ये हमारे पास में सर्वप्रथम बीचे सबसे मध्य वाले भाग में हमें चमकीली फ्रिंज मिलती है, फिर काली फ्रिंज मिलेगी। दोनों और क्या मिलेगी? काली फ्रिंज, फिर चमकीली फ्रिंज मिलती है, फिर काली फ्रिंज मिलती है। इस तरीके से फ्रिंजों का निर्माण होता है। दोस्तों इस तरीके से फ्रिंजों का निर्माण होता है। फिर हमारे पास में क्या मिलेगी? काली, फिर चमकीली, फिर काली। इस तरीके से फ्रिंजों का निर्माण होता चला जाएगा। काली फ्रिंजों की जो चौड़ाई है दोस्तों वो बढ़ती चली जाएगी, चमकीली फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो घटती चली जाएगी। इस तरीके से चमकीली फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो तो कम, और काली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से यहां से आप देखेंगे कि जो चमकीली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई है वो घट रही है, जबकि काली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। तो यहां पर ये जो फ्रिंज है वो तो है चमकीली फ्रिंज। चमकीली को हम ब्राइट फ्रिंज से कह रहे हैं। ये डार्क फ्रिंज है, ये चमकीली फ्रिंज है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। इस तरीके से ये अल्टरनेटिव क्रम में होगी। यहां पर आप कुछ चीजें देख लेंगे, स्पष्ट कर लेंगे कि अल्टरनेटिव क्रम में होती है। बट इसके साथ में आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि सर्वप्रथम जो बीच वाली जो फ्रिंज होती है इसको हम बोलते हैं केंद्रीय चमकीली फ्रिंज। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रीय चमकीली फ्रिंज। केंद्रीय जो चमकीली फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, चौड़ाई भी उसकी सर्वाधिक होती है। तीव्रता सर्वाधिक, चौड़ाई भी सर्वाधिक। फिर इसके दोनों ओर हमें काली फ्रिंजें मिलेगी, उनकी चौड़ाई बहुत कम, सबसे कम होती है। इनको हम फर्तम निम्निष्ठ भी कहते हैं। काली फ्रिंजों को निम्निष्ठ भी कहा जाएगा। काली फ्रिंजों को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक बार इन चीजों को हम क्लियर कर देते हैं कि जो काली फ्रिंज है, काली फ्रिंज, इसको हम अदीप्त फ्रिंज भी कहते हैं। इनको यहां पर हम निम्निष्ठ कहेंगे। क्या कहा जाएगा? दूसरा नाम यहां पर क्या है दोस्तों? निम्निष्ठ। निम्निष्ठ इनको कहेंगे। चमकीली फ्रिंज को हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। इनको हम यहां पर उच्चिष्ट भी कहेंगे। तो जो मध्य भाग में जो उच्चिष्ट प्राप्त होता है उसको केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं। उसके दोनों ओर जो काली फ्रिंजें बनती है उनको हम निम्निष्ठ कहते हैं और फर्तम निम्निष्ठ कहा जाता है। तो ये द्वितीय निम्निष्ठ है दोनों ओर। और फिर ये निम्निष्ठ मतलब जो काली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ये काली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, जबकि चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती चली जाएगी। तो दोस्तों ये था प्रकाश का विवर्तन। और इस प्रकाश के विवर्तन में हमने देखा कि बीचों बीच चमकीली फ्रिंज जिसकी तीव्रता अधिकतम, चौड़ाई अधिकतम। फिर चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता और चौड़ाई घटती चली जाएगी ऊपर और नीचे, जबकि काली फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये था प्रकाश का विवर्तन। एकल रेखा छिद्र में जो कौन सी कंडीशन है उसमें, इस कंडीशन में तो काली फ्रिंज बनेगी, इस कंडीशन में चमकीली फ्रिंज का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये था प्रकाश का विवर्तन और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।